मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए, तो जो कंसोलिडेशन का हमारा चैप्टर शुरू हमने कर रखा था, उसमें इंडेस 110 फिनिश हो चुका था, इंडेस 28 भी हमारा हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने इंडेस 28 ही खत्म किया था। चलो आज शुरू करते हैं एक और इंडेस, जिसका नाम है इंडेस 111। इंडेस 111 और ये है ज्वाइंट अरेंजमेंट। इसका नाम है ज्वाइंट अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट, ठीक है। तो जब होल्डिंग हमारा शुरू हुआ था कंसोलिडेशन, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 इंडेस आपको पढ़ने हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में। नंबर 1 हमने इंडेस 27 पढ़ा था, फिर इंडेस 110 हमने पढ़ा, फिर इंडेस 28, अब इंडेस 111। एक और इंडेस है, इंडेस 112, वो हमको और पढ़ना है, जो डिस्क्लोजर के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा आपका जो एक चैप्टर था वो खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ज्वाइंट अरेंजमेंट। ज्वाइंट अरेंजमेंट किसको बोलेंगे, उससे पहले मैं बताऊंगा ये इंडेस किन पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, यानी किन एंटिटीज के ऊपर। तो लिखेंगे दिस इंडेस is applied by all those entities that are party to a joint arrangement। अगर कोई एंटिटी ज्वाइंट अरेंजमेंट में पार्टी है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये इंडेस लगेगा 111, ठीक है। नंबर 2, तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है कि ज्वाइंट अरेंजमेंट है क्या है। व्हाट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट? तो लिखेंगे ज्वाइंट अरेंजमेंट मीन्स an arrangement of which two or more parties have joint control। अगर किसी अरेंजमेंट का कंट्रोल 2 या 2 से ज्यादा पार्टी के पास है तो वो अरेंजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट कहलाती है। अब सवाल यहां पर ये उठता है व्हाट इज अरेंजमेंट। तो यहां पर अरेंजमेंट का मतलब है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट, प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स, रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, marketing of any product, making research and development. So all these are economic activities, all these are called arrangement here. If on these arrangement 2 or more parties have joint control, then such arrangement are called joint arrangement। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर कोई एंटिटी है, उस एंटिटी को 2 या 2 से ज्यादा पार्टी अगर कंट्रोल कर रही हैं
तो वो एंटिटी कहलाती है ज्वाइंट अरेंजमेंट या ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी। अब सवाल उठता है कि ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब क्या है। तो कंट्रोल का मतलब तो आप समझते हो, इंडियस 110 में आपने डिटेल में पढ़ा है कंट्रोल क्या होता है। इफ वी हैव राइट टू डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज ऑफ एनी एंटिटी देन वी हैव कंट्रोल। और ये एक्टिविटीज या ये पावर हमारे पास कैसे आती है वो आपने डिटेल में पढ़ा है। कंट्रोल में 3 चीजें होती थी, पावर ओवर द इन्वेस्टी, ठीक है, उसके बाद हैव राइट और एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न विद इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी, हैव एबिलिटी टू अफेक्ट दोज पावर। पावर कैसे आती है, एक तो ये वोटिंग पावर से आ जाती है कि आपने 50% या उससे ज़्यादा शेयर खरीद लिए। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में 50% से ज़्यादा शेयर ना भी खरीदे आपने तब भी आपके पास पावर आ जाती है। कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से कभी कभी पावर आ जाती है। तो पावर कैसे आती है वो सब आप लोग पढ़ चुके हो इंडियस 110 में, अब दोबारा यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कंट्रोल का वही मतलब है जो इंडियस 110 में था। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जब कोई सिंगल एंटिटी कंट्रोल करती है तो फिर वहां पर होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहां पर रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने का राइट किसी एक पर्सन के पास नहीं है, किसी एक एंटिटी के पास नहीं होगा, 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज के पास होगा। तो यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल कहलाएगा। जैसे एक एंटिटी है सी लिमिटेड, उस सी लिमिटेड की रेलिवेंट एक्टिविटीज को डायरेक्ट करने का राइट ए के पास भी है, बी के पास भी है, और दोनों के पास ज्वाइंटली है। मतलब ना अकेला ए कंट्रोल कर सकता ना अकेला बी कंट्रोल कर सकता। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ज्वाइंट कंट्रोल है। ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब होता है जहां पर डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज बीइंग टेकन यूनानिमसली बाय पार्टीज कंट्रोलिंग द एंटिटी। जो पार्टी कंट्रोल कर रही हैं उनके बीच में यूनानिमस कंसेंट होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए, तो वहां पर ज्वाइंट कंट्रोल होता है। मतलब अगर ए और बी 2 पार्टी हैं तो ना अकेला ए डिसीजन ले सकता ना अकेला बी डिसीजन ले सकता। ए को डिसीजन लेने के लिए बी की कंसेंट लेना जरूरी है, बी को डिसीजन लेने के लिए ए की कंसेंट लेना जरूरी है। तो इसका मतलब यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल है, यहां किसी एक पार्टी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो किसी अरेंजमेंट पर अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टी का कंट्रोल है दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड ज्वाइंट अरेंजमेंट। तो ये इंडेस तभी अप्लाई होगा जब ज्वाइंट अरेंजमेंट हो। फिर उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट अरेंजमेंट। एक ज्वाइंट वेंचर होता है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि भैया ज्वाइंट अरेंजमेंट क्या होती है कि जब किसी एक्टिविटीज पर, किसी अरेंजमेंट पर 2 या 2 से ज्यादा पार्टी कंट्रोल करती हैं तो वो ज्वाइंट अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल, आइए जरा कंट्रोल को डिफाइन करते हैं। कंट्रोल क्या है? ज्वाइंट कंट्रोल, यहां लिखेंगे ज्वाइंट कंट्रोल। ज्वाइंट कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल is contractually agreed sharing of control of an arrangement which is exist only when decision about relevant activities require unanimous consent
of parties sharing control. लिख लीजिए, फिर समझाते हैं इसको क्या मतलब है इसका। ज्वाइंट कंट्रोल इज कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड शेयरिंग ऑफ कंट्रोल that is exist या which is exist only when decision about relevant activities require unanimous consent of parties sharing control। अच्छा, इसमें जरा दो बातें हैं। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड, मतलब ज्वाइंट कंट्रोल होगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होनी चाहिए। दो या दो से ज्यादा पार्टी कलेक्टिवली डिसीजन लेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मतलब पार्टीज के बीच में आपस में एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन पार्टीज हैं, यानी एक से ज्यादा पार्टी कलेक्टिवली डिसीजन लेने वाले हैं किसी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज के बारे में अरेंजमेंट। पहली बात। दूसरा बात, यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस कंसेंट, यूनानिमस कंसेंट का मतलब होता है एक मत। जो पार्टीज कंट्रोल को शेयरिंग कर रहे हैं, यानी जो पार्टी का कंट्रोल है अरेंजमेंट के ऊपर, दे रिक्वायर टू टेक डिसीजन यूनानिमसली, मतलब एक मत से। यूनानिमस का मतलब होता है कि व्हेन वन पार्टी कैन प्रिवेंट अदर टू टेक डिसीजन। अगर ए और बी दो पार्टी हैं, दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, तो जब ए डिसीजन ले तो उसको बी की जरूरत पड़े, अकेला ए नहीं ले सकता। अगर बी डिसीजन ले तो उसको ए की जरूरत पड़े। ना ए अकेला डिसीजन ले सकता है, ना बी अकेला डिसीजन ले सकता है। ए को डिसीजन लेने से बी रोक सकता है, बी को डिसीजन लेने से ए रोक सकता है। तो हम कहेंगे यहां पर रेलिवेंट एक्टिविटीज के डिसीजन के लिए जो कंसेंट चाहिए वो यूनानिमस कंसेंट चाहिए, जो भी पार्टी कंट्रोल कर रही है उनको। अच्छा, अब सवाल उठता है कि अगर एक अरेंजमेंट में 10 पार्टी हैं तो क्या 10 कंट्रोल करें? नहीं, ग्रुप ऑफ पार्टीज हो सकती हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। अब 10 पार्टी हैं, उसमें से सिर्फ 2 कंट्रोल कर रही हैं, मे बी उसमें से 3 कंट्रोल कर रही हैं, मे बी दे। जरूरी नहीं है कि 10 की 10 पार्टी कंट्रोल करें, मतलब ऑल पार्टीज और ग्रुप ऑफ पार्टीज मस्ट कंट्रोल कलेक्टिवली, यानी कलेक्टिव डिसीजन के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन नहीं करेगा, एक एंटिटी, मतलब जो कंट्रोल जो है वो एक पर्सन या एक एंटिटी नहीं करेगी अरेंजमेंट के ऊपर। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, तभी ज्वाइंट कंट्रोल होगा। तो दो बातें होना चाहिए, आपको चेक करना पड़ेगा, यानी जब आप ज्वाइंट कंट्रोल को असिस्ट करोगे कि ज्वाइंट कंट्रोल है या नहीं है, तो दो बातें चेक करनी पड़ेंगी। पहली बात, डज the contractual arrangement give all parties or group of parties to control the arrangement collectively? क्या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो अरेंजमेंट है उसको कंट्रोल कलेक्टिवली किया जाएगा? कलेक्टिवली का मतलब सब मिलकर, यानी या तो सारी पार्टी मिलकर डिसीजन लेंगे या कुछ पार्टी यानी ग्रुप ऑफ पार्टी। जैसे 10 पार्टी हैं तो उसमें से 4 लोग डिसीजन लेंगे, 4 लोगों का कंट्रोल है, या 3 लोगों का कंट्रोल है, या 2 लोगों का कंट्रोल है। 2 या 2 से ज्यादा पार्टी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, डू द डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट ऑफ दोज पार्टी विच आर शेयरिंग कंट्रोल। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये दो बातें लिखी हुई हैं कि यूनानिमस कंसेंट होनी चाहिए, यानी कलेक्टिव डिसीजन और यूनानिमस कंसेंट, तो समझ लीजिए ज्वाइंट कंट्रोल है और वो अरेंजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट कहलाएगी। और अगर इनमें से दोनों बातें नहीं हैं ये, तो फिर दिस इज नॉट ज्वाइंट अरेंजमेंट, दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ Ind AS 111।
ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या ओरल होगा, रिटन होगा, एम्प्लॉयड होगा, क्या होगा बेटा? कोई कुछ भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है पार्टीज के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, कभी कभी एम्प्लॉयड भी होता है। यानी पार्टीज के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एक मास्टर कॉन्ट्रैक्ट, एक मास्टर अरेंजमेंट बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा। यानी डिसीजन लेने के तरीके से इंप्लाइड हो जाता है कभी कभी कि यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल है। कैसे? मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। आइए पहले मैं यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल की जरा जो बात हो रही है, यहां पर असेसमेंट करके बताता हूं। असेसमेंट ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल। असेसमेंट ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल। असेसमेंट ऑफ ज्वाइंट कंट्रोल। देखो क्या है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डज कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट gives all parties or group of parties to control the arrangement collectively। पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ऐसी है कि सारी पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज जो कंट्रोल करेंगी वो कलेक्टिवली करेंगी। कलेक्टिव मतलब एक साथ, और सब पार्टी नहीं। या तो हो सकता है सभी हो, या हो सकता है ग्रुप ऑफ पार्टी, यानी 10 पार्टी हैं तो उसमें से 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 5 लोग, जरूरी थोड़ी ना कि सभी करें। ठीक है। तो डज कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट गिव ऑल पार्टीज और ग्रुप ऑफ पार्टीज टू कंट्रोल द अरेंजमेंट कलेक्टिवली? अगर ये यस है, यस, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा डू द डिसीजन अबाउट relevant activities require unanimous consent by parties sharing control। अगर ये भी यस है, देन दिस इज joint control and such arrangement is joint arrangement। सच अरेंजमेंट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट, यानी ये जो अरेंजमेंट होगी फिर ये क्या होगी? ये ज्वाइंट अरेंजमेंट होगी बेटा। और इंडेस 111 अप्लाई। लो जी, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूं, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूं।
ठीक है, लेकिन अगर नो, ये भी नो, देन नो ज्वाइंट अरेंजमेंट, and Ind AS 111 will not apply। तो सर फिर इसमें कौन सा Ind AS लगेगा? बट अब देखना पड़ेगा, अगर एक ही पार्टी कंट्रोल कर रही है तो Ind AS 110 लग जाएगा। अगर कोई पार्टी कंट्रोल नहीं कर रही है, सिर्फ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो Ind AS 28 लग जाएगा। ठीक है, और अगर ना ही कंट्रोल है ना ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो फिर तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होगी, Ind AS 109 लगेगा। ठीक है, Ind AS 109 लगेगा। अच्छा, आगे लिखेंगे, जरा एक नोट लिखिए, नोट में लिखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन पार्टीज may be oral, in writing or implied। सर ओरल होता है इतने बड़े लेवल पर? बेटा देखिए, होगा तो नहीं। अब बताइए, अगर टाटा स्काई है, ये एक ज्वाइंट अरेंजमेंट है, तो क्या वहां पर एग्रीमेंट नहीं होगा दोनों के बीच में? टाटा AIG है, क्या उनमें एग्रीमेंट नहीं होगा? मारुति सुजुकी है, वो भी ज्वाइंट अरेंजमेंट है, तो क्या उनमें एग्रीमेंट नहीं होगा आपस में? ठीक है, बजाज KTM, तो क्या उनमें एग्रीमेंट नहीं होगा? सब में एग्रीमेंट होगा। तो राइटिंग में होगा, कभी कभी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इंप्लाइड होता है कि ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो बेटा, एक एग्जांपल देखिए जरा ध्यान से। एक ABC, इनके पास एक एंटिटी में 50%, 30% और 20% हिस्सेदारी है। ठीक है, ये इनका शेयर है। अच्छा, डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटी are taken when 75% majority achieved। ये आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है कि रेलिवेंट एक्टिविटीज के बारे में जब आप डिसीजन लोगे तो कम से कम 75% लोग फेवर में होने चाहिए, यानी 75% वोटिंग पावर चाहिए डिसीजन लेने के लिए। अब आप जरा देखिए, इस अरेंजमेंट में ए के पास 50% है, बी के पास 30% है, सी के पास 20% है। आप सोचिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए ए की जरूरत तो पड़ने वाली है, यानी बिना ए के डिसीजन नहीं हो सकता। तो ए कैन ब्लॉक एनी डिसीजन, बट ए कैन नॉट टेक डिसीजन यूनिलेटरली, क्योंकि 75% चाहिए और उसके पास शेयर है 50%। तो ना अकेला ए डिसीजन ले सकता है, ना बी ले सकता है, ना सी ले सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें से कौन सी वो पार्टी है जो डिसीजन ले सकती है? क्या बी और सी मिलकर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों का मिलकर 50% होता है। क्या ए और सी मिलकर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों का मिलकर 70% होता है। तो बताइए, कौन सी दो पार्टी को मिलना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने के लिए?
A or B. A and B must unanimously agreed to take any decision. Then only decision will be taken. A और B के बिना डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो यहां पर अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि ए एंड बी विल टेक डिसीजन कलेक्टिवली एंड रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट ऑफ बोथ ऑफ देम, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तब भी बेटा यहां पर इंप्लाइड है कि टू टेक डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटीज कंसेंट ऑफ ए एंड बी रिक्वायर्ड। Unless and until A and B are not agreed unanimously on any matter, decision cannot be taken. ये implied है यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो तब भी ये implied है। तो कभी कभी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इस तरीके का होता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ना होते हुए भी ये इंप्लाइड होता है कि ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ज्वाइंट कंट्रोल है। ठीक है, तो यहां पर ए अकेला कोई डिसीजन ले नहीं सकता, लेकिन हां ए हर डिसीजन को ब्लॉक कर सकता है। अगर बी और सी कोई डिसीजन लेना चाहे मिलकर तो ए ब्लॉक कर सकता है। ए की बिना मर्जी के कोई डिसीजन नहीं हो सकता, लेकिन ए अकेला भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ए को अपने साथ बी को लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर किसी भी मैटर पर डिसीजन हो सकता है। ए अगर सी को लाए डिसीजन नहीं होगा, ए को बी को ही लाना पड़ेगा। तो यहां क्लियर है कि ए और बी मस्ट एग्री यूनानिमसली टू टेक डिसीजन अबाउट रेलिवेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में, इन द अबव क्वेश्चन इट इज इंप्लाइड that A and B must agree unanimously to take decision. So it is joint arrangement. इट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट। ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है भाई। जब एक पार्टी अकेले डिसीजन ले नहीं सकती, उससे दूसरी पार्टी को मिलाना ही पड़ेगा, और दूसरी पार्टी कौन सी होगी ये भी स्पेसिफाइड है। मतलब अपने आप दिख रहा है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ना भी हो, फिर भी यहां पर एक मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बना हुआ है। डिसीजन मेकिंग के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है जो कहता है कि 75% वोटिंग पावर चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तो ना अकेला ये ले सकता है, ना बी ले सकता है, ना सी ले सकता है, ए और बी ही ले सकते हैं और कोई ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर ज्वाइंट अरेंजमेंट है। अच्छा, मैं यहां पर जरा सवाल भी लिख दूं, इज अबव अरेंजमेंट इज ज्वाइंट अरेंजमेंट, ये सवाल था। ठीक है, आप लोग भी लिख लें। अच्छा, आइए एक और एग्जांपल जरा मैं बताता हूं आपको, उससे और आपको क्लैरिटी आएगी। देखो जी, ए बी और सी तीन पार्टी हैं। ए के पास 50% है, बी के पास 25% है, सी के पास भी 25% है। डिसीजन is taken by 75% voting power is above arrangement is joint arrangement.
इज अबव अरेंजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट? बताओ बेटा, क्या अबव अरेंजमेंट ज्वाइंट अरेंजमेंट है? सोचो। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ए और बी ले सकते हैं, ए और सी भी ले सकते हैं। यही तो बात है कि यहां पर ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं है। देखो, सबसे पहले कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग तो है। अकेला ए डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि 75% वोटिंग पावर चाहिए डिसीजन लेने के लिए, और ए के पास 50% है, तो कलेक्टिव तो होना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, क्लियर था कि ए और बी ही डिसीजन ले सकते थे, सी को एक्सक्लूड भी कर दीजिए, सी को एक्सक्लूड भी कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर डिसीजन लेने के लिए मोर देन वन कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर ए और बी मिल जाएं तब भी डिसीजन हो जाएगा, और अगर ए और सी मिल जाएं तब भी डिसीजन हो जाएगा। एक बात क्लियर है कि ए कैन ब्लॉक एनी डिसीजन, मतलब ए की बिना मर्जी के कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी ए के साथ में या तो बी मिले या सी मिले, तब डिसीजन हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग तो है कि कम से कम दो लोगों को तो मिलना पड़ेगा, तो कलेक्टिव है, एक आदमी नहीं ले सकता। अगर यूनिलेटरल होता, यहां ए अकेला डिसीजन ले सकता होता, तो फिर ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप हो जाता। एक आदमी तो डिसीजन नहीं ले सकता, यानी कम से कम दो को तो मिलना पड़ेगा, चाहे ए और बी मिले, चाहे ए और सी मिले। अब सवाल ये उठता है कि विच ऑफ टू पार्टीज मस्ट यूनानिमसली एग्री टू टेक डिसीजन। तो ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं? तो बेटा, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट अब तभी होगी जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ होगा कि विच ऑफ टू पार्टीज रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन। सर ये क्या मतलब हुआ? बेटा, ये मतलब ये हुआ कि जब डिसीजन लेने के लिए मोर देन वन कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे यहां पर ए और बी ले सकते हैं, ए और सी ले सकते हैं, तो यहां कलेक्टिव डिसीजन तो है, बट यूनानिमस कंसेंट किस किस की होगी ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में साफ साफ क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए कि ए और बी यूनानिमसली एग्री होने चाहिए, या ई और ए और सी यूनानिमसली एग्री होने चाहिए, तभी ये ज्वाइंट अरेंजमेंट होगी। अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में लिखा हुआ नहीं है which of two combination will have a right to take decision, then it is not joint arrangement। मतलब स्पेसिफाई होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए कि विच ऑफ टू पार्टीज रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन। ऐसे तो फिर सोचते रहोगे ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, तो कौन सी दो पार्टी होंगी ये स्पेसिफाई होना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट नहीं भी था, लेकिन फिर भी ये स्पेसिफाई था कि ए और बी ही होंगे जो यूनानिमस डिसीजन लेंगे, बिकॉज अगर ए और सी होते हैं तो डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगा। यहां पर तो ए और बी भी हो सकते हैं, ए और सी भी हो सकते हैं, तो मोर देन वन कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट है, और जहां मोर देन वन कॉम्बिनेशन होता है वहां कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट मस्ट स्पेसिफाई विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीज मस्ट रिक्वायर टू टेक डिसीजन यूनानिमसली, देन ओनली इट विल बी ए ज्वाइंट अरेंजमेंट। अदरवाइज फिर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं होगा, फिर सबका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, इंडेस 28 लगाओ, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करो। ठीक है, देखा? तो बेटा ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट देखना पड़ेगा कि किस किस का ज्वाइंट कंट्रोल है। अगर ए और बी लिखा हुआ है कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में, तो ए और बी का ज्वाइंट कंट्रोल होगा, फिर सी जो है वो रह जाएगा, वो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, तो अपनी इंडेस 28 लगाकर अकाउंटिंग करेगा।
अगर ए और सी लिखा हुआ है तो ए और सी अपने ऊपर क्या लगाएंगे, एएस, इंडेस 111। फिर बी रह गया, बी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा भाई, 20% से ज्यादा है उसका भी शेयर, तो उसके ऊपर इंडेस 28 लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे इन द गिवन क्वेश्चन A can block any decision, but A cannot take decision unilaterally. ठीक है, यूनिलेटरली वो डिसीजन नहीं ले सकता। सो ए रिक्वायर कंसेंट आइदर ऑफ बी और सी, या तो बी की कंसेंट चाहिए उसे या सी की चाहिए, तभी डिसीजन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब यहां लिखेंगे व्हेन more than one combination of parties exist by which voting power can be achieved, then it will be joint arrangement only when contractual arrangement must specify which combination of parties require unanimous consent to take decision. If contractual arrangement does not specify, then it is not joint arrangement. फिर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं होगा। बेटा ध्यान रखना है, सिर्फ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से नहीं होता, ये भी स्पेसिफाई होना चाहिए विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टी रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन। मैंने ऊपर जो आपको दो चीजें बताई हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में ये होना चाहिए कि कलेक्टिव डिसीजन होगा, और उसके बाद सेकंड बात ये भी होना चाहिए कि यूनानिमस कंसेंट होगी किसकी, ये भी तो पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से इंप्लाइड है, दिख रहा है सामने कि कौन सी दो पार्टी या तीन पार्टी मिले तभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मोर देन वन कॉम्बिनेशन है, आपके पास ए और सी भी हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकते हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट मस्ट स्पेसिफाई वेदर ए और बी रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट और वेदर ए और सी रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट। ये क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, चलिए मैं आपको जरा इस पर कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं, यानी ज्वाइंट कंट्रोल के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं। आपको बताना है कि ज्वाइंट कंट्रोल है या नहीं है, या ज्वाइंट अरेंजमेंट है या नहीं। आइए जरा मैं आपको, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, आप देख सकते हो अपनी बुक में, या स्क्रीन पर भी देख सकते हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, two parties P and Q agree in their contractual arrangement to establish an arrangement। अच्छा, ठीक है, P and Q ने डिसाइड किया कि एक अरेंजमेंट हम लोग क्रिएट करना है। ईच हैज 50% ऑफ द वोटिंग राइट। अच्छा, P के पास भी 50% है, Q के पास भी 50% है। ठीक, the contract specifies that at least 51% of the voting rights are required to make decision with respect to relevant activities. Do P and Q have joint control over the arrangement? सोचो भाई, एक अरेंजमेंट है, उसमें P के पास 50% शेयर है, Q के पास 50% शेयर है। रेलिवेंट एक्टिविटीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए 51% मेजोरिटी चाहिए। तो क्या P अकेला डिसीजन ले सकता है? नहीं ले सकता। क्या Q अकेला ले सकता है? नहीं ले सकता। तो P and Q must unanimously agree to take decision about relevant activity। तो यहां पर ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ये ज्वाइंट कंट्रोल है। ठीक है, अगर स्पेसिफाई ना भी हो कॉन्ट्रैक्ट में कि A और B यूनानिमसली एग्री होने चाहिए, बस इतना हो कि हाँ भाई A और B डिसीजन लेंगे, और ये नहीं जरूरी है कि यूनानिमसली यही एग्री हो, तब भी इंप्लाइड है यहां पर। भाई दो पार्टी हैं, दोनों के पास 50% शेयर है, 51% ए के पास, मतलब 50% पी के पास, 50% क्यू के पास, 51% चाहिए डिसीजन लेने के लिए। कहां फिर जो है ए, पी और क्यू दोनों मिलेंगे तभी डिसीजन हो पाएगा। तो देखिए, पी एंड क्यू have implicitly agreed that they have joint control of the arrangement, as all the relevant decision can be made only when both the P and Q agree। अच्छा, देखिए, there is an arrangement in which Ram and Shyam each have 35% of the voting right in the arrangement, with the remaining 30% being widely dispersed। बेटा राम के पास है 35%, श्याम के पास है 35%, बाकी 30% जनरल पब्लिक के पास है, मतलब वाइडली डिस्पर्स्ड है। वाइडली डिस्पर्स का मतलब है कि फैला हुआ है, बहुत सारे लोगों के पास है। अब बताइए, बहुत सारे लोगों के पास है, फैला हुआ है, तो क्या करें? फैला हुआ है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, डिसीजन अबाउट द रेलिवेंट एक्टिविटीज रिक्वायर्ड अप्रूवल बाय ए मेजोरिटी ऑफ द वोटिंग राइट। मेजोरिटी का मतलब वही 51%। डू राम एंड श्याम हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट? क्या राम और श्याम के पास ज्वाइंट कंट्रोल है? तो पहले तो आप ये सोचो, क्या राम एंड श्याम के अलावा अगर कुछ राम के साथ कोई और मिल जाए तो डिसीजन हो सकता है? श्याम के साथ कोई और मिल जाए तो क्या डिसीजन हो सकता है? राम के पास 35% शेयर है, 16% और चाहिए डिसीजन लेने के लिए। तो इन जनरल पब्लिक में से अगर 16% राम के साथ आ जाए तो राम डिसीजन ले सकता है। जनरल पब्लिक में से 16% अगर श्याम के साथ आ जाए तो श्याम भी डिसीजन ले सकता है। तो इसका मतलब क्लियर नहीं है कि राम एंड श्याम का ज्वाइंट कंट्रोल है। राम कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर डिसीजन ले सकता है, श्याम अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर डिसीजन ले सकता है। तो यूनानिमस कंसेंट राम और श्याम की ही होगी, ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तब तो ये ज्वाइंट कंट्रोल है और ज्वाइंट अरेंजमेंट है। यानी यहां पर मोर देन वन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखो, राम के साथ जनरल पब्लिक मिल जाए तो डिसीजन हो जाएगा,
श्याम के साथ जनरल पब्लिक मिल जाए तो भी डिसीजन हो जाएगा। तो मोर देन वन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। when there is more than one combination exists to take decision, then there will be joint control or joint arrangement only when it is clearly specified in contract that which of the two parties require unanimous consent। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि राम और श्याम must have unanimous consent to take decision, then only Ram and Shyam will have a joint control। तो देखिए, Ram and Shyam have joint control of the arrangement only if contractual arrangement specified that decision about the relevant activities of the arrangement require both Ram and Shyam agree। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहां लिखा होता कि 70% चाहिए, तो फिर तो राम और श्याम को ही मिलना पड़ता, तभी जाकर डिसीजन हो पाता। राम और जनरल पब्लिक मिल जाती तो 65% होता, श्याम और जनरल पब्लिक मिल जाती तब 65% होता। राम और श्याम मिलेंगे तभी 70% होगा, तभी डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में राम और श्याम का ज्वाइंट कंट्रोल होता, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ नहीं भी है फिर भी। लेकिन जब मोर देन वन कॉम्बिनेशन होते हैं तो इंप्लाइडली नहीं तो बोल सकते आप कि राम और श्याम का ज्वाइंट कंट्रोल है। तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्पेसिफाई दैट राम एंड श्याम हैव ज्वाइंट कंट्रोल, दे हैव राइट टू टेक डिसीजन यूनानिमसली। ठीक है, अच्छा। एंड अरेंजमेंट हैज 3 पार्टीज। Om has 50% of the voting right in the arrangement and Jay and Jagdish each have 25%. The contractual arrangement between Om, Jay, Jagdish specified that at least 75% of the voting right are required to make decision about the relevant activities of the arrangement. Discuss the different combination of joint control and can affect the decision making of the relevant activity of the arrangement। तो इसमें भी देखो यही है भाई, क्या है, ओम, जय और जगदीश 50%, 25%, 25%। अगर ओम और जय मिल जाए तब भी हो जाएगा, ओम और जगदीश मिल जाए तब भी हो जाएगा। तो मोर देन वन कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है, कि विच ऑफ टू पार्टीज रिक्वायर यूनानिमस कंसेंट टू टेक डिसीजन, तभी ये ज्वाइंट अरेंजमेंट होगा, अदरवाइज ये ज्वाइंट अरेंजमेंट नहीं होगा। यहां पर ओम कैन ब्लॉक एनी डिसीजन, मतलब ओम के पास 50% शेयर है, तो वो किसी भी डिसीजन को ब्लॉक तो कर सकता है, बट अकेले कोई डिसीजन ले भी नहीं सकता क्योंकि 75% चाहिए। इट डज नॉट कंट्रोल द अरेंजमेंट बिकॉज इट नीड द एग्रीमेंट ऑफ आइदर जय और जगदीश। ओम, जय एंड जगदीश collectively control the arrangement. However, there is more than one combination of the parties that can agree to reach 75% of the voting right. In such a situation, to be a joint arrangement, the contractual arrangement between parties would need to specify which combination of the parties is required to agree unanimously to take decision about the relevant activities of the arrangement। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अब साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि which of two parties require unanimous consent to take decision, तभी डिसीजन हो सकता है। ठीक है, तभी डिसीजन हो सकता है। अच्छा, आइए और आगे बढ़ते हैं। ये भी ऐसा ही है, इसमें बराबर बराबर की हिस्सेदारी है, तो मतलब जो है पढ़ लेना आप लोग, बराबर बराबर की हिस्सेदारी है तो दोनों पार्टी को डिसीजन में आना पड़ेगा, तो ज्वाइंट कंट्रोल है यहां पर। अच्छा, एनएफजी लिमिटेड इज ओन्ड बाई न्यूमेरियस शेयर होल्डर विद द फॉलोइंग होल्डिंग। एन के पास है 50%, 51%, एफ के पास है 30%, रेस्ट ऑफ द शेयर आर वाइडली हेल्ड बाई अदर इन्वेस्टर अलटुगेदर 19%। अच्छा, इसके पास एन के पास 51% है, 51% पे तो कंट्रोल आ जाता है। तो देखना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट 51% पर मेजोरिटी वोटिंग पावर, मतलब क्या डिसीजन मेकिंग 51% पर होती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा, तो
एन के पास 51% है, एफ के पास 30% है और इनके पास 19% है। NFG article of association requires 75% majority to approve decision about any of the entities relevant activities। लो जी, 75% वोटिंग पावर चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। इसका मतलब एन के पास कंट्रोल नहीं है, तो या तो एफ मिले या फिर और लोग मिले। देखते हैं अभी। They also outline that each shareholder is entitled to vote in proportion to its respective ownership interest. Is NFG Limited jointly controlled? Yes, jointly control है। किसके द्वारा? N प्लस F, ये दोनों मिले तब 81% होता है, यानी मोर देन 75%। अगर N और अदर लोग मिल जाते हैं तो ये 70% होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ना भी हो कि विच ऑफ टू पार्टीज यूनानिमसली एग्री टू टेक डिसीजन, तो यहां पर इंप्लाइड है कि एन और एफ मिलेंगे तभी जाकर यूनानिमस कंसेंट होगी, अदरवाइज होगी नहीं। अगर एन और जनरल पब्लिक मिले तो 70% होता है, एफ और जनरल पब्लिक मिले तो ये तो 49% ही होता है, तो ये तो डिसीजन हो ही नहीं सकता। तो एन और एफ मिलेंगे तभी 75% क्रॉस करेगा, तो यहां पर ज्वाइंट कंट्रोल है। तो देखिए, NFG लिमिटेड इज ज्वाइंटली कंट्रोल NNF के द्वारा। बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप इंटरेस्ट दे मस्ट एक्ट टुगेदर टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग NFG लिमिटेड रेलिवेंट एक्टिविटी। शेयरहोल्डर N does not control NFG limited as it cannot unilaterally make decision because 75% majority is required। ठीक है, यहां पर बेटा वही 50-50% शेयर है, तो फिर जो है दोनों कंट्रोल करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हरी एंड राम इंटर इनटू ए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट टू बाई ए 2-storied म्यूजिक स्टोर। ठीक है, विच दे विल लीज आउट टू अदर पार्टीज। हरी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीजिंग फर्स्ट फ्लोर एंड राम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीजिंग सेकेंड फ्लोर। ठीक है, they can make all decision related to their respective floor and keep all the income with respect to their floor। अच्छा, हरी जो है फर्स्ट फ्लोर के लिए जिम्मेदार है, राम जो है सेकंड फ्लोर के लिए जिम्मेदार है, और अपने उस फ्लोर के बारे में वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, जो भी इनकम आएगी वही रखेंगे। ग्राउंड फ्लोर विल बी ज्वाइंटली मैनेज्ड। ऑल डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्लोर मस्ट बी यूनानिमसली एग्रीड बिटवीन हरी एंड राम। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस 111। तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इंडियस 111 लगेगा, वहां पर ज्वाइंटली कंट्रोल अरेंजमेंट है। ठीक है, ज्वाइंटली कंट्रोल है अरेंजमेंट, तो इसलिए वहां पर लगेगा। तो देखिए, फर्स्ट फ्लोर दैट हरी कंट्रोल एंड हेंस विल नॉट बी अकाउंटेड अंडर इंडियस 111। सेकेंड फ्लोर राम कंट्रोल, राम कंट्रोल दस विल नॉट बी अकाउंटेड। ग्राउंड फ्लोर दैट हरी एंड राम ज्वाइंटली कंट्रोल इज ए ज्वाइंट अरेंजमेंट। ठीक है, ये ज्वाइंट अरेंजमेंट। अच्छा, देखो, कंपनी ए बी and company CD enter into a agreement for production and sale of garment। ठीक है, in the industry there are 3 activities that will significantly make impact on the return of the arrangement। अच्छा, आपको पता है बेटा रेलिवेंट एक्टिविटीज का मतलब, ये हमने इंडियस 110 में पढ़ा था। रेलिवेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द एंटिटी। ठीक है, तो यहां पर इनकी 3 एक्टिविटी हैं जो इंपैक्ट करती हैं रिटर्न को सिग्निफिकेंटली। प्रोडक्शन ऑफ द गारमेंट, जो कंपनी ए बी मेक्स ऑल द डिसीजन। सेल एंड मार्केटिंग, कंपनी सी डी मेक्स ऑल डिसीजन, और बोथ कंपनीज मस्ट अप्रूव ऑल फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर। डिस्कस वेदर कंपनी ए बी एंड सी डी हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द अरेंजमेंट। तो आपको पहचानना पड़ेगा इन 3 एक्टिविटीज में से रेलिवेंट एक्टिविटीज कौन सी है। मतलब अगर सारी एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली रिटर्न को इंपैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, तो मोस्ट सिग्निफिकेंटली कौन सी एक्टिविटी है जो इंपैक्ट करती है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑन ईच केस।
ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ठीक है, तो यहां पर मेरे ख्याल से अगर ये वाली को आप रेलिवेंट एक्टिविटी मानते हो तो ए बी कंट्रोल करता है, इसको आप रेलिवेंट एक्टिविटी मानते हो तो सी डी करता है, इसको आप मानते हो तो दोनों करते हैं, तो ज्वाइंट कंट्रोल है। ठीक, तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि प्रोडक्शन हो या सेल हो वो फाइनेंस के बिना तो हो नहीं सकता। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी है जो सबको कंट्रोल करती है, एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज विच इंपैक्ट और अफेक्ट द रिटर्न ऑफ एन एंटिटी, फाइनेंशियल मैटर, और इसको दोनों कंट्रोल करते हैं। जब दोनों कंट्रोल करते हैं तो ये ज्वाइंटली कंट्रोल एंटिटी है, ज्वाइंट अरेंजमेंट है। फाइनेंस को मैंने क्यों लिया, देखो फाइनेंस जब तक अप्रूव नहीं होगा तो प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, फाइनेंस जब तक अप्रूव नहीं होगा तो सेल और मार्केटिंग पर भी पड़ेगा। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस है। तो देखिए, इन फर्स्ट टू मैटर यूनानिमस कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज पार्टीज आर वर्किंग देयर अप्रूव्ड बजट एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। Thus, the parties have liberty to perform their respective responsibilities. Here, the parties have to examine which of the three activities most significantly affect the return of the arrangement. If any of the first two activities determine the profit of the arrangement significantly, there is no joint control over the arrangement. However, there may be the case where financial policies majorly impact the execution of other two activities and hence determine the profit of the arrangement. Since unanimous consent is required for financial policies, management may conclude that there is joint control. Joint control है, फाइनेंस के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और फाइनेंशियल मैटर को दोनों कंट्रोल करते हैं, तो यहां ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ज्वाइंट कंट्रोल है। अच्छा, CDEF Limited is a strategic cooperation between investors CDEF to provide property development services. CDEF Limited is an incorporated entity and the investor share ownership 20-30-25-25। अच्छा, there is a formal contractual agreement in place that require a voting majority on all the relevant activities। अच्छा ठीक है, investor CDE have informally agreed to vote together। अच्छा, C के पास कितना है 20%, फिर D के पास कितना है 30%, और E के पास कितना है 25%, तो तीनों मिलाकर 75% होता है। तो कहते हैं कि ये तीनों मिलकर कोई एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन ये तीनों एक साथ वोटिंग करते हैं। तो एक साथ वोटिंग करते हैं तो फिर तो ये सारे डिसीजन ले जाते होंगे, सारे डिसीजन ले जाते होंगे। द इनफॉर्मल एग्रीमेंट हैज बीन इफेक्टिव इन प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस में ऐसा है भी, लिखा हुआ भले ही ना हो, लेकिन ये हमेशा तीनों एक साथ वोटिंग करते हैं और ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, प्रैक्टिस में है। तो ज्वाइंट कंट्रोल है, इसमें सोचना क्या है। तो जो एक बच्चा उसके पास 25% शेयर है, ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा, ये तीनों ज्वाइंटली कंट्रोल करते होंगे। ठीक, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है। तो ये था हमारा ज्वाइंट कंट्रोल और ज्वाइंट अरेंजमेंट को हमने आइडेंटिफाई किया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी ज्वाइंट ऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर, मतलब ज्वाइंट अरेंजमेंट कितने टाइप की है।